जी कांचन की एनिमा। हमारे अगले पात्र हैं प्रोफेसर जयंत कुमार। प्रोफेसर जयंत कुमार आ रहे हैं हमारे बीच में, तो जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें। हाँ, यह सच है कि संगीत भौतिक सुख का साधक कभी नहीं बन सकता है। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले पात्र को बुलाते हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर नलिनी। प्रोफेसर नलिनी जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। यह तो हमारा दायित्व बनता है कि उसके सुख में भविष्य का पद निर्माण हम कठोरतापूर्वक करें। चलिए इसी के साथ हमारा अगला पात्र है शारदा। फूल बगिया में टिकटिकी चलना कटनी तैयार। जोरदार तालियां बजा के पात्रों का अभिनंदन करें। अगले पात्र हमारे राठौर साहब। हमारे बीच आ रहे हैं राठौर साहब। जोरदार तालियां बजा के राठौर साहब का स्वागत करें। अनिमा, तुम्हारा एक भावनात्मक कदम तुम्हारे भविष्य में आग लगा सकता है। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले पात्र की ओर बढ़ते हैं, जो है उर्वशी। तो जोरदार तालियां बजा के हमारे अगले पात्र उर्वशी का स्वागत करें। जीवन संघर्ष से उतरोगी तो राइफल भी उठाना पड़ेगा। हेलो, बस यही जोश चाहिए मुझे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली पात्र है पिंकी। पिंकी गलत नहीं कहती है। चलिए पात्रों को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर अभी नहीं देखिएगा तो आगे आपको नाटक के मंजिल में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। चलते हैं अगले पात्र की ओर, जिनका नाम है सीमा। They are carrying high ambition, but they are not married at all. इसी के साथ हम चलते हैं अगले पात्र में, जिनका नाम है नीलम। सर, अपेक्षाओं का यह दबाव काफी घातक हो चला है। तो चलिए इसी के साथ और हमारा अंतिम पात्र है डॉक्टर शर्मा। और जैसे आप मूवी देखते हैं तो हाइलाइट्स में कुछ दिखाया अगर जाता है। संसार के सारे पत्थर हीरा हो जाए तो हीरा। जैसे आप मूवी देखते हैं तो आपके हाइलाइट्स में कुछ दिखाया जाता है और उससे आपको मूवी के बारे में पता चलता है। ये पात्र हमें वैसे ही आपके उस नाटक में से किसी अंश को दिखाने आए थे। तो चलिए हमारे पात्रों की श्रृंखला खत्म हुई।
अभी के समय में सम्मान संपदा के पीछे पीछे भागता चला आता है। संपदा अर्जित करो, सम्मान स्वतः अर्जित हो जाएगा। हाँ, यह सच है कि संगीत भौतिक सुख का साधक नहीं बन सकता है। अनिमा भी पूरी तरह वयस्क भी तो नहीं हुई है। अपने भविष्य का लक्ष्य निर्धारित करने में वह असमर्थ है। टीन एज की तेज हवा उसे उड़ाकर अपने भविष्य की चिंता से दूर ले जाती है। यह तो हमारा दायित्व बनता है कि उसके सुखमय भविष्य का पथ निर्माण हम कठोरता पूर्वक कर दें। हमारे लाड़ प्यार ने उसे वर्तमान की सुख सुविधा से इतना आच्छादित कर दिया है कि उसे भविष्य की तेज धूप की चिंता ही नहीं है। मुझे डर है कि उसे इस गीत नाद के प्रति कहीं उसका आकर्षण उसके भविष्य में रुदन न पैदा कर दे। इसलिए हर हाल में उसे संगीत से विमुख कर डॉक्टर बनाना ही होगा। समस्या है कि कोटा में हॉस्टल के बगल में ही एक संगीत केंद्र भी चल रहा है। क्या हॉस्टल के संचालक म्यूजिक सेंटर भी चलाते हैं? नहीं नहीं, हॉस्टल से संगीत का कोई लेना देना नहीं। हॉस्टल के संचालक राठौर साहब एक सेवानिवृत्त जिलाधिकारी हैं। उनकी पत्नी एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थी। वो भी सेवानिवृत्त होकर अपने सारा समय पति के कार्यों में देती है। वे दोनों घर में सिर्फ अकेले रहते हैं। इसी घर को उन्होंने हॉस्टल बना रखा है, जहाँ पर 6 छात्राएं ही रहती हैं। वहाँ पर किसी छात्र को नहीं रखा जाता। बड़ा कठोर अनुशासन है राठौर साहब का। उनकी बीवी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थी, तब तो बच्चों को पढ़ाती भी होगी। हाँ, वे दोनों बच्चों को पढ़ाते भी हैं। वहाँ सब कुछ ठीक है, बस वही संगीत सेंटर खटक गया है।
यह लड़की कौन है अनिमा? यह मेरी सहेली शारदा थी, संगीत में कोचिंग करती है। यहाँ कैसे आ गई? अनिमा, तुम्हें तुम्हारे पिता यहाँ नीट की तैयारी के लिए रख गए हैं। मैं तुम्हारी रुचि विज्ञान संगीत में देखती हूँ। यह रुचि तुम्हारे विकास के रास्ते में बाधा बनेगी बेटी। मैम, यह तो पढ़ाई के समय भी गुनगुनाती रहती है। इसने म्यूजिक कोचिंग सेंटर में भी दाखिला करा लिया है। यह प्रति शाम 1 घंटा संगीत का कोचिंग करती है। इसने आपको बताया भी नहीं। क्या अनिमा, क्या सीमा सच कह रही है? जी, यह सच कह रही है। अनिमा, first and last warning to you. Take care of your career. Further, you are not attend classes at music coaching center. How did you dare to go there without my permission? You are a student of brilliant coaching center, not that of music center. सर, जंगल में रख देने से बिल्ली शेरनी नहीं हो जाती। मेरी रुचि मेडिकल साइंस में एकदम ही नहीं है। मेरे प्राण संगीत में बसते हैं। मुझे प्राणहीन मत करिए सर, प्लीज सर, प्लीज। सॉरी अनिमा, तुम आज के बाद म्यूजिक सेंटर नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर यहाँ बुलाता हूँ। सर, कोटा में तो आप दोनों ही मेरे पेरेंट्स हैं। क्या एक बात पूछूं? पूछो। कोयल और पपीहे दोनों की बोली मीठी होती। क्या आप कोयल को पपीहे की बोली सिखा सकते हैं? क्या हिरण को मांसाहारी बना सकते हैं? क्या नदी की धारा उलट सकते हैं? क्या हवा की दिशा बदल सकते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि बस कोयल के घोंसले में पल रहे कोयल के बच्चे काव काव नहीं करेंगे, वह कूकू ही करेंगे। माता पिता के द्वारा जीविकोपार्जन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, तो इस तरह के डायलॉग अच्छे लगते हैं। माता पिता के पैसे में पढ़ने आई हो तो बांसुरी अच्छी लगती है। कल जीवन संघर्ष में उतरोगी तो राइफल भी उठाना पड़ेगा। प्राकृतिक ने मेरे भीतर संगीत भरकर एक प्रोफेसर दंपत्ति के घर जन्म दिया। मेरी रुचि मेडिकल साइंस में है। प्राकृतिक ने मेरे भीतर संगीत भरकर एक प्रोफेसर दंपत्ति के घर जन्म दिया। आप मेरे स्थापित संगीत की तुम समझती क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे हित के विरुद्ध निर्णय लेंगे। तुम्हारा डॉक्टर बनने का सोच क्या उनका अपराध है? अनिमा, तुम्हारा एक भावनात्मक कदम तुम्हारे भविष्य में आग लगा सकता है। तो आपके अनुसार मैं अपने भविष्य का निर्णय नहीं कर सकती? आप मानते हैं कि मेरा निर्णय मेरे भविष्य की चिंगारी होगी? सर, मैं अब नाबालिग नहीं हूँ। मैं अपने पद का निर्णय अपने इच्छा अनुसार क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे हित के विरुद्ध निर्णय लेंगे? क्या तुम्हारा डॉक्टर बनना उनका सोच क्या अपराध है? जी, इसे अपराध कहा जा सकता है। कैसे? मैं संगीत भवन में बांसुरी और सैनिक कैंपस में राइफल को मान मिलता है। इन दोनों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो परिणाम क्या होगा मैम, क्या होगा? माता पिता के द्वारा जीविकोपार्जन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, तो इस तरह के डायलॉग अच्छे लगते हैं। माता पिता की कमाई पे पढ़ने आई हो तो बांसुरी अच्छी लगती है। कल जीवन संघर्ष में उतरोगी तो राइफल भी उठाना पड़ेगा। अनिमा,
तुम्हारे माता पिता दोनों प्रोफेसर हैं। तीव्र प्रतिस्पर्धा के इस अर्थ युग में उन्होंने सोच समझ कर निर्णय लिया हो। तीव्र प्रतिस्पर्धा के इस अर्थ युग में भौरे का गुंजन सुनकर जीवन नहीं जिया जा सकता। क्या तो एबिलिटी और रुचि निरर्थक है? अनिमा, तुम समझती क्यों नहीं? सर, आज कोटा में 5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं नीट की तैयारी में लगे हैं। इन 5 लाख छात्र छात्राएं में से 10% के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा है और 10% में से ही 100% नीट क्वालिफाई करने वाले 100% प्रतिभागी होते हैं। क्या परिश्रम का कोई महत्व नहीं है? जी, परिश्रम का बहुत महत्व है, लेकिन यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति ने घोड़ा और गधा में फर्क बनाया है। घोड़ा को खाना खिलाकर हम गधे को हॉर्स रेस में डाल दे तो यह हमारी मूर्खता होगी। मैम, अनिमा गलत नहीं कहती है। आज कोटा में मैट्रिक और इंटर में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं 2/3 से अधिक है। इसमें अधिकांश धन पशुओं की संतान है। सर, ये सच है कि कोटा में कोचिंग कर रहे छात्र और छात्राओं अधिकांश अपने पैसे वाले माता पिताओं की महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं से दबे हैं। They are carrying high ambition, but they are not merit at all. सर, अपेक्षाओं का यह दबाव काफी घातक हो चला है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दबाव डिप्रेशन पैदा करता है और प्रतिवर्ष कोटा में 2 से 4 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। सर, इस आत्महत्या का एकमात्र कारण है अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के दबाव से विफलता से उत्पन्न निराशा। कोटा आने से पहले निर्णय लेना था ना। एक बार नहीं मैम, बार बार उन लोगों से कहा, किंतु उनकी अपेक्षा का आंधी का आवेग इतना तीव्र था कि मेरी कभी सुनी नहीं गई। फिर मैं अपने पेरेंट्स की अपेक्षाओं को ढाती हुई कोटा चली आई। यहाँ संगीत कोचिंग सेंटर में जाने लगी। अपने पापा के मना के बावजूद भी मैं संगीत का क्लास करने लगी। अनिमा बेटी, तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाकर मैं बात करता हूँ, उन्हें आने दो। मोहताज नहीं होते। जैसा कि हम सभी ने देखा अभी इस नाटक के द्वारा, हमारे समाज में एक आम सोच यह भी है कि बच्चे क्या बनेंगे। क्या अक्सर माता पिता और समाज की अपेक्षाएं तय करती हैं। कई बार बच्चों के सपने की उड़ान को उनकी इच्छाओं से नहीं बल्कि इम्पोज एक्सपेक्टेशन से परखा जाता है। हमारे बड़े हमेशा हमारे भले की सोचते हैं क्या, लेकिन क्या हर बार उनकी सोच हमारी मंजिल होनी चाहिए? क्या हमें अपने सपनों को खुलकर जीने का हक नहीं है? यही एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या करियर का चुनाव एक बच्चा खुद कर सकता है या उसे हमेशा दूसरों के बताए रास्ते पे चलना होगा? नमस्ते राठौर साहब। नमस्ते नाना जी। नमस्ते नमस्ते कुमार साहब। नमस्ते नलनी जी। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। क्या हाल है मेरी बेटी का? मैंने उससे बात की थी, बड़े अनमने ढंग से बात कर रही थी। कुमार साहब,
आपके जाने के बाद वो बिना मुझे सूचना दिए संगीत कोचिंग करने लगी। मैंने उसे रोक दिया। फिर वह हॉस्टल में खामोश रहने लगी। अकेले बैठकर कभी कभी रोने लगती है। अनीमा को बुला दीजिए प्लीज। बड़ा इमोशनल नाटक होगा। यह मेरी आवाज है अंकल, यह मैंने गाया है। बैठ जाओ बेटी। यह गीत 2 सप्ताह पहले बज्रकांचल की एक लड़की ने म्यूजिक कोचिंग सेंटर में गाया था। वहाँ की प्राचार्या ने मुझे इसका सीडी भेजा था। जी अंकल, मैं वहाँ संगीत सीखती थी। एक फंक्शन में मैंने वहाँ ये गीत गाया। यह मेरी ही आवाज है। अच्छा, क्या तुम सच बोलती हो? जी अंकल, प्राचार्य से पूछ लीजिए, मैं वही अनीमा हूँ। तब तो तुम बहुत बड़ी गायिका बन सकती हो। तुम में असीम संभावनाएं हैं। मैडम, मेरे क्लिनिक के पीछे कुछ संगीतज्ञ बैठे हैं। आप कृपया अनीमा को ले जाकर उनसे परिचय करा दें। जी जरूर। कुमार साहब, अगर संसार के सारे पत्थर हीरे हो जाए तो हीरा अपना मूल्य गवा बैठेगा। आपकी बेटी डॉक्टर नहीं, संगीतज्ञ बनना चाहती है। उसके भीतर संगीत की गंगा हिलोरे ले रही है। उस गंगा को मानसिक दबाव की नहीं, पूजा की आवश्यकता है। आप उसे आश्वासन दीजिए कि उसे आप घर ले जाएंगे और उसे संगीत की शिक्षा दिलाएंगे। उसे हंसाइए, उसे घर ले जाइए। सर, तब तो वो डॉक्टर नहीं बन सकती है। अपने हट को मिटा कर लीजिए। वह डॉक्टर नहीं बन सकती, वह संगीतज्ञ बनकर खुशी जीवन जी सकती है। अब निर्णय आपको करना है। ठीक है सर, मैं उसके पथ का रोड़ा नहीं बन सकता। मैं एक पिता हूँ और पुत्री की खुशी में मेरी खुशी है। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं उसे घर ले जाकर संगीत की शिक्षा दिलाऊंगा। धन्यवाद।